नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हमारा आज का टॉपिक होने वाला हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला को पढ़ेंगे हम पूरी डिटेल के साथ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका कंप्लीट ना कराया जाए। एक एक क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ, पूरी परिभाषा के साथ विस्तार पूर्वक कराया जाएगा। तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट के साथ। एक बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी वर्णमाला कंप्लीट कराई जाएगी। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर चला जाए। तो शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट दिया गया है, हिंदी वर्णमाला क्या होती है, तो सभी को पता, बिल्कुल बेसिक लिखा हुआ है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेसिक चीज लिखी हुई है। यह भी सभी को पता कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि ये जो हमारे 52 वर्ण होते हैं, इसमें आगत स्वर और आगत व्यंजन काउंट नहीं किए जाते। तो हमारी वर्णमाला में आगत स्वर, जो हमारा आगत स्वर होता है औ, और जो आगत व्यंजन होते हैं हमारे ज और फ, ठीक है, ये हमारे हिंदी वर्णमाला में काउंट नहीं किए जाते। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में जो 52 वर्ण होते हैं, उन्हें एक बार हम देख लेते हैं पूरी डिटेल के साथ कि कौन कौन से वर्ण हैं जो हमारी हिंदी वर्णमाला में पूरी तरह से काउंट किए जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं। जो हमारे शुरू में होते हैं 11 होते हैं स्वर, और इन्हीं स्वरों को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जो हमारे 11 स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? ए होता है, आ, उसके बाद ई, उ, उसके बाद आता है हमारा री। री के बारे में याद रखना, विशेषता आएंगी इसकी ए, ओ और औ, ठीक है। री के बारे में याद रखना कि इसका उच्चारण स्थान किसके बाद और किसके पहले और ये किसके बीच में आता है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे स्वर कितने होते हैं, तो बताना। स्वर होते हैं हमारे 11। उसके बाद 2 होते हैं हमारे आयोग वाह। क्या होते हैं? 2 आयोग वाह। कौन कौन से होते हैं हमारे? अनुस्वार और विसर्ग। उसके बाद 25 होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसके बाद 4 होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बाद 4 होते हैं हमारे उष्म संघर्षी व्यंजन। 4 ही हमारे उष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। उसके बाद 4 होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, और 2 होते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन, ठीक है। इस तरह से ये जो हमारे सब होते हैं, इन्हें हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना है। द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उष्म संघर्षी, अंतस्थ, स्पर्श, आयोग भाव और स्वर, ठीक है। टोटल एक बार देख लेते हैं जो हमारे टोटल होते हैं। ये यहां तक कितने हो गए? 10 हो गए, सही है। उसके बाद 4 ये हो गए 14, और 2 ये हो गए 16, और 11 27, प्लस 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। तो टोटल कितने हो गए हमारे? हिंदी में 52 वर्ण होते, ये 52 वर्ण होते हैं। अगर इससे अलग कुछ दिखाई देता है, जैसे हम पढ़ेंगे आगत स्वर और आगत व्यंजन, तो हमारी हिंदी वर्णमाला में काउंट नहीं किए जाते हैं, ठीक है। चीजों को याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, जो हमारे स्वर होते हैं, इन्हें हम संस्कृत में क्या कहते हैं? तो स्वरों को हम संस्कृत में अच कहते हैं, जबकि व्यंजनों को संस्कृत में हम हल कहते हैं, ठीक है। सबको पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। जो हमने लिखे हैं हमारे 52 वर्ण है। अब शुरू करते हैं, देखते हैं इसे बिल्कुल बेसिक पॉइंट के बाद। अब देखते हैं जो हमारा दिया गया है पॉइंट, इसे भी पढ़ेंगे बिल्कुल जितने क्वेश्चन बनते हैं। पहला दिया गया वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? तो बिल्कुल बेसिक चीज लिखिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है, जो हमारे एग्जाम में हजारों बार आ चुका है। लेकिन नोट में दिया गया है, नोट में क्या लिखा है? उच्चारण की दृष्टि से, अगर क्वेश्चन बनता है उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे लघुत्तम या छोटी इकाई क्या होगी, तो उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई होती है हमारी ध्वनि। लेकिन अगर उच्चारण के साथ ये लिखा हुआ आ जाए कि लेखन की दृष्टि से बताओ, अब लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो ये हो जाएगी हमारी वर्ण।
अब देखो ये हमें बिल्कुल पता है, नोट में लिखा है उच्चारण के आधार पाएगा तो हम लगा देंगे सबसे छोटी इकाई ध्वनि, लेखन के आधार पाएगा तो हम लगा देंगे वर्ण। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बन जाए जिसमें न उच्चारण लिखा हो न लेखन लिखा हो, तो ये याद रखना, ऐसा पूछा जाए जो ऊपर लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भी हमें वर्ण ही लगानी होती है। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट है अलग है, बिल्कुल क्लियर है, चीजें याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट पूछा जाता है जो आपको याद रखना कि वर्ण से बड़ा क्या होता है, तो वर्ण से बड़ा होता है अक्षर। ठीक है, वर्ण से बड़ा क्या होता है, अक्षर होता है, क्योंकि अक्षर में हमारा स्वर छुपा हुआ होता है। क्या छुपा होता है हमारे अक्षर में, स्वर छुपा होता है, और ये हमारा वर्ण से बड़ा होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना है कि सार्थकता की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा, सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता कि सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई बताना है शब्द। और अगर सार्थकता नहीं लिखा होगा तो सबसे छोटी इकाई हो जाती है वर्ण। ठीक है, अंतर है, क्वेश्चन आते हैं समझना। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, तो बताना वाक्य होता है। ठीक है, ये याद रखना, जो चीजें लिखी गई हैं आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जो हमारा दिए गए पॉइंट है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो लिखा हुआ है। देखो हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा है, बिल्कुल सही लिखा है। और दो वर्ण कौन कौन से हैं हमारे, एक तो हो गए हमारे स्वर, जिसे हम संस्कृत में अच के नाम से बोलते हैं, और जो ऐसे शब्द जो स्वतंत्र बोले जाए स्वर कहलाते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, व्यंजन। ठीक है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाए व्यंजन होते हैं, और इन्हें हम संस्कृत में क्या कहते हैं, इन्हें हम हल कहते हैं। अच और हल जो हमारे स्वर व्यंजन है इन्हें पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो यहां पर जो चीजें दर्शाई गई है, लिखा हुआ है वर्ण, जो हमारे दो रूप दिए गए हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं, स्वरों की परिभाषा कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद पूछा जाए स्वरों को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, तो अब तो ये याद हो गया होगा, क्या कहते हैं, अच कहते हैं। उसके बाद आपको जो याद रखना है, और सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण। जितने भी स्वर हैं सभी सघोष हैं और सभी अल्प प्राण हैं, संस्कृत में क्या कहते हैं, अच कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जितनी भी हमारी मात्राएं होती हैं, मात्रा किसकी होती है, तो सभी मात्राएं स्वरों की होती है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है उच्चारण के आधार पर स्वरों के, या उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या बतानी। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है हमारी 10। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए बस स्वरों की संख्या, तो बताना स्वरों की संख्या होती है 11। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो बताना 13 होती है। उसके बाद हम 14वां स्वर किसे मानते हैं, तो अंग्रेजी भाषा से आया आओ हमारा 14वां स्वर है। क्या बोलते हैं, 14वां स्वर, और इसे क्या बोलते हैं हम, आगत स्वर। ठीक है, या विदेशक स्वर भी बोल सकते हैं क्योंकि विदेशी भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो इस स्वरों के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो आपको याद रखना है कि उच्चारण की दृष्टि से कितने होते हैं, 11। कौन कौन से 11 होते हैं ये भी याद रखना है। देखो ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, दोनों ई आ जाएंगे, ऊ और ऊ आ जाएंगे। उसके बाद ए, ऐ, ओ और औ। उच्चारण के आधार पर जो हमारे स्वरों की संख्या 10 होती है, ये सब 10 होते हैं जो हमारे 5 जोड़ों में बने हुए होते हैं। 1 2 3 4 5 सभी जोड़े वाले हैं, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए स्वरों की संख्या बताओ, न उच्चारण के आधार पर न लेखन के आधार पर, बस स्वरों की संख्या बताओ, तो बताना स्वरों की संख्या 11 होती है। और इसमें देखो ये भी आएगा, पूरा लिख देते हैं, ए
आ, ई, उ, ऊ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपना री। और ये किसके बाद आया है? ऊ के बाद। और किससे पहले है? तो कहना ए से पहले है। इनका स्थान पूछा जाता है री का, तो याद रखना। उसके बाद ए, ओ और औ। ठीक है, तो हमारे स्वर उच्चारण के आधार पर कौन सा हमारा काउंट नहीं हुआ था? तो बताना जो री था हमारा, ये हमने उच्चारण के स्थान पर सर काउंट नहीं किया था। तो ये किस आधार पर होता है? तो स्वरों की संख्या के आधार पर आता है। उसके बाद लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर देखो ये सब 11 तो आएंगे, ये सब 11 आ जाएंगे जो हमारे स्वरों की संख्या में। उसके बाद हमारे अनुस्वार और विसर्ग दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है बताना? 13 है। ठीक है, 14वां स्वर किसे माना जाता है? तो ये भी याद रखना, इसे आगत स्वर भी कहते हैं। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट अब जो दिया गया हमारा पॉइंट दिया गया है यहां पर कि स्वरों के भेद कितने होते हैं। तो बताना स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, उसका दीर्घ स्वर, उसके बाद प्लुत स्वर। इनके बारे में भी आपको याद रखना। जो हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, अन्य नाम इनका क्या? अन्य नाम भी है। एक मात्रिक स्वर होते हैं ये। तो ह्रस्व स्वर क्या क्या होते हैं? मूल स्वर भी होते हैं और एक मात्रिक स्वर भी होते हैं। संख्या की बात कर लेते हैं। संख्या कितनी होती है इनकी? संख्या 4 होती है। ठीक है, इनके बारे में याद रखना। उसके बाद दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो बताना दीर्घ स्वर जो होते हैं हमारे 2 मात्रिक होते हैं। दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं? 2 मात्रिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। प्लुत स्वर बहुत महत्वपूर्ण है। इसे क्या कहते हैं? तो बताना इन्हें हम त्रिमात्रिक कहते हैं। और इनकी संख्या क्या है? 8 है। अन्य नाम क्या है प्लुत स्वर का? पवित्र स्वर है। ठीक है, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ये याद रखना, स्वरों के भेद 3 होते हैं। इनके जो नाम लिखे हैं, एक मात्रिक, 2 मात्रिक, 3 मात्रिक। तो अब देखो हिंदी में 3 मात्राएं तो कहीं लगती नहीं है, इसी कारण हम प्लुत स्वर का प्रयोग अब हिंदी में नहीं करते। तो इसका प्रयोग कहां होता है? तो बताना इनका प्रयोग नाटकों में, संवादों में या किसी को पुकारने में। इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। नाटकों में, संवादों में, किसी को पुकारने में, या एक कमरे में गूंजी गई आवाज किस स्वर की आवाज होती है? तो कहना प्लुत स्वर की आवाज होती है। एक कमरे में गूंजने वाली आवाज प्लुत स्वर की आवाज होती है। परमाणु परीक्षण के दौरान होने वाली आवाज भी प्लुत स्वर की आवाज होती है। ठीक है, यही हमारे हैं। देखते हैं इन्हें आगे नेक्स्ट डिटेल के साथ। अब देख लेते हैं हमारा जो पॉइंट दिया गया है यहां पर, यह लिखा है स्वर वर्ण जो होते हैं हमारे, परिभाषा दी गई है। जिन वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, या स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में किसी की सहायता ना ली जाए। अब देखो यहां पर जो दिया गया है, ये लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी में कितनी मात्राएं होती हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया हिंदी में कितनी मात्रा है, तो आपको बताना कि हिंदी में मात्राओं की संख्या 11 है। और जितनी भी मात्राएं हैं सब हमारी स्वरों की है। तो मात्रा हमेशा स्वरों की होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। मात्राओं की संख्या कितनी है? 11 है। 11 कौन सी है? ये जो सब आपके लिखे हुए। अब मेन क्वेश्चन जो मात्रा से अलग बनेगा, आपको याद रखना है दृश्य मात्रा की संख्या कितनी है। दृश्य मात्रा मतलब जो मात्रा हमें दिखाई देती है। तो दृश्य मात्रा की संख्या होती है 10। ठीक है, कौन सी मात्रा हमें दिखाई नहीं होती, या यहां से कौन सी मात्रा हमने एक घटा दी है, तो बताना ए को हम हटा देते हैं। ठीक है, और ए को हम क्या क्या बोलते हैं? आजाद स्वर, उसके बाद शहीद स्वर। आजाद स्वर और शहीद स्वर किसे बोला गया है? ए को बोला गया है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। मात्राएं अगर पूछी जाए कितनी है, तो बताना मात्राएं 11 है। पूछी जाए दृश्य मात्रा बताओ जो दिखाई देती है, तो कहना 10 है। तो फिर कौन सी दिखाई नहीं देती? ए दिखाई नहीं देती। क्यों दिखाई नहीं देती अगर ये पूछा जाए, तो कहना सर ये ए तो सभी
व्यंजनों में छुपा हुआ होता है। जैसे एक शब्द लिख देता हूं मैं कै, अब कै में क्या है, कै और ए आया तो ये छुपा हुआ था। ठीक है, कोई भी शब्द आप लिख दो जैसे चे, तो ये चे और ए के साथ आया। ठीक है, तो ये छुपा हुआ होता है, ये दृश्य नहीं होता ये। ठीक है, छुपा हुआ होता है, अदृश्य होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है मात्राओं की संख्या कहना 11 है, दृश्य मात्राओं की संख्या 10, क्योंकि जितनी मात्राएं हैं सब मात्राएं यहां से हमारी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मात्राओं का जो कॉन्सेप्ट है आपको याद रखना है, कितनी मात्राएं हैं, 11। अब देखो जो दिया गया है नेक्स्ट अन्य चीजें, यहां पर दे दिए स्वरों के भेद। अभी इनके बारे में बात कर रहे थे, कितने होते हैं, 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। देखते हैं, आ गए हमारे ह्रस्व स्वर। ठीक है, सही से देखना है, गलत नहीं होना चाहिए एक भी पॉइंट। ह्रस्व स्वर दिए गए, अन्य नाम क्या था, इनकी बात की थी हमने, इसे हम मूल स्वर भी बोलते हैं। अन्य नाम तो बोलना एक मात्रिक, अर्थात इनमें एक मात्रा का समय लगता है, इस वजह से इन्हें एक मात्रिक बोला गया है। संख्या कितनी है अगर पूछी जाए तो इनकी संख्या 4 है। अब देख लेते जो दिया गया है, देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है, चारों को याद रखना है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 कौन कौन से है, ए, ई, उ और री, ये हमारे ह्रस्व स्वर है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है दीर्घ स्वर। नाम क्या क्या थे इसके, तो कहना 2 मात्रिक, क्योंकि इनमें 2 मात्रा लगती हैं। ठीक है, उसके बाद संख्या कितनी है, संख्या इनकी 7 है। देख लेते हैं जो लिखा हुआ है, देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से कितना समय लगता हो, 2 गुना, अर्थात 2 गुना समय लगता हो, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, 7 के साथ यहां पर हमारे दे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये देखो, ऊपर 4 नीचे 7, टोटल कितने हो गए, जो हम पढ़ रहे थे स्वर हमारे 11 होते हैं, ये हमारे टोटल 11 होते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना कौन सा दीर्घ स्वर है और कौन सा ह्रस्व स्वर है, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इसी में यहां भी बता देते हैं, आगे भी पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। शुरू के जो तीनों दिए गए हैं और बाद के जो तीनों हमारे बाद के जो 4 दिए गए हैं, ये जो हमारे बाद के 4 हमारे स्वर है, इसे क्या बोलते हैं हम, संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, ये जो शुरू के 3 दिए गए हैं इन्हें बोलते हैं हम मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर जो तीनों दिए गए हैं और संयुक्त स्वर जो बाद के 4 दिए गए हैं, आगे दिए गए हैं, ये इन्हें पढ़ेंगे हम डिटेल के साथ। सही है, तो ये जो हमारे दिए गए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला आ गया प्लुप्त स्वर। क्या होते हैं ये हमारे, तो याद रखना इसमें कितनी मात्राएं लगती हैं, देखो यहां पर दिया गया है 3 गुना समय लगता है, और किसी में भी 3 मात्रा तो नहीं लगती। तो इसी वजह से अब हम प्लुप्त स्वर का प्रयोग अपने हिंदी में नहीं करते हैं, जबकि इनका प्रयोग नाटक और संवादों में किया जाता है। इसी कारण प्लुप्त स्वर को पवित्र स्वर कहते हैं। किसी को पुकारने में किसका प्रयोग करते हैं, प्लुप्त स्वर का प्रयोग ही किया जाता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय, परिभाषा दी गई है, याद रखना, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता हो उसे क्या कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। आगे देखो, आगे क्या लिखा हुआ इसके बारे में, जिन स्वरों का उच्चारण प्लुप्त के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिख दिया जाता है। जैसे देखो लिखा हुआ ओम, और यहां पर 3 ही लिख दिया ओम, इसे। ठीक है, उस अगला रोम, उस अगला भो, क्या लिखा, भैया। तो इस तरह से ये लिखे हुए हैं, आपको याद रखना। पूछा जाए कि प्लुप्त स्वर की संख्या बताओ कितनी है, तो बताना सर प्लुप्त स्वर की संख्या 8 होती है। अब ये 8 कौन सी है, तो आपको बताना है दीर्घ स्वर तो जो थे हमारे 7 प्लस 1 हमारा आजाद स्वर जो था, तो ये हमारे प्लुप्त स्वर में आ जाते हैं। ठीक है, तो स्वरों के बारे में जानकारी थी, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आगे जो दिया गया है इसी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आगे क्या दिया गया है, ये स्वरों का वर्गीकरण दे दिया गया है। किस आधार पर बोला गया है, कि जीभ के आधार पर और दूसरा मुख द्वार के आधार पर।
ठीक है, तो ये पूछा गया है जीव के आधार पर, पूछा जाए स्वरों के कितने भेद होते हैं, तो कहना सर जीव के आधार पर 3 होते हैं, तीनों दे रखे हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर को और क्या कहते हैं, केंद्रीय स्वर, और उसके बाद पक्ष। ठीक है, जबकि मुख के आधार पर कितने होते हैं, मुख के आधार पर 4 होते हैं, कौन कौन से, विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत, अर्धसंव्रत। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते भी हैं। तो याद रखना जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, तो बताना सर 3 होते हैं जीव के आधार पर। अग्रस्वर, कौन कौन से स्वर आते हैं अग्रस्वर में, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, उसके बाद री आ जाता है हमारा। मध्य स्वर में सिर्फ एक आता है हमारा, या केंद्रीय स्वर बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ए, और इसे आजाद स्वर बोलते हैं, शहीद स्वर भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद बचे हुए सब पक्ष स्वर में आ जाते हैं, बचे हुए जैसे क्या, अ, उ, ओ और ओ। अन्य में आपका जो हमारा 14वां स्वर है ये भी यहीं पर आता है। ठीक है, तो जीव के प्रयोग के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं ये याद रखना इस तरह से होते हैं। ए स्वर को क्या क्या बोला जाता है, शहीद और आजाद बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है, पूछा गया है मुख द्वार के आधार पर कितने होते हैं, तो बताना 4 होते हैं। कौन कौन से, विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत और अर्धसंव्रत। ठीक है, जो विव्रत में होता है इसमें इसका अर्थ ओपन होता, खुला हुआ, मुंह खुला, तो आ आता है जैसे। अर्ध विव्रत जो दिया गया है इसमें जो आता हमारा ए आ जाएगा, ए और औ, री हमारा आ जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन वाला ओ भी यहीं पर आता है। उसके बाद जो हमारा दिया गया है संव्रत में दोनों ई आ जाती हैं, दोनों ऊ आ जाते हैं। उसके बाद अर्धसंव्रत में जो आता है हमारा ए और ओ अर्धसंव्रत में आ जाता है। ठीक है, तो जीव के प्रयोग के आधार पर और मुख के आधार पर ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ रहे होंगे। आप अब कोई क्वेश्चन में आता है, आपको क्वेश्चन आता है तो आप गलत नहीं करेंगे। उसके बाद जो अब आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से किया जा सकता है। स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से किया जा सकता है। ये स्वरों के उच्चारण की बात हो रही है, तो पूछा जाए तो बताना स्वरों का उच्चारण 6 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन से 6 प्रकार है, तो पहला बोलना कंठ, उसके बाद तालु, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, उसके बाद कंठ ओष्ठ, और लास्ट होता है कंठ तालु। तो ये वो 6 आधार है जिन आधारों से स्वरों का उच्चारण किया जाता है, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठोष्ठ और कंठ तालु। अब बात कर लेते हैं कंठ में क्या आता है, तो कंठ में हमारे दोनों ए आते हैं, ए और आ कंठ में आते हैं, जबकि दोनों ई तालु में आती है, री मूर्धा में आता है, दोनों ऊ हमारे ओष्ठ होते हैं, ओ और औ कंठोष्ठ होते हैं, ए और ऐ कंठ तालु होते हैं। तो इस आधार से स्वरों का उच्चारण किया जाता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, आपको याद रखना स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से किया जाता है, तो 6 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, याद रखना। इससे अलग जो आपको याद रखना है संयुक्त स्वर याद रखना है। जिस तरह से संयुक्त व्यंजन होते हैं इसी तरह से संयुक्त स्वर भी होते हैं। पूछा जाए संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो बताना संयुक्त स्वर की संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं, तो ए, ऐ, ओ और औ। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, चारों याद रखना। जो ए होता है हमारा
ए और ई के योग से बना हुआ होता है, ए और ए के योग से बना हुआ होता है, जो ओ होता है, ए और ऊ के योग से बना होता है, जो औ होता है, ए और औ के योग से बना होता है, ओ के योग से। ठीक है, तो याद रखना संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है संयुक्त स्वर। ठीक है, दो अलग अलग स्वरों के योग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। उससे अलग आपको जो याद रखना, मैंने बात की थी शुरू में कि हमारे जो स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी है? 11 होती है। इन 11 में से जो हमारी छोटी ई है, बड़ी ई और ऋषि वाला री, ये हमारे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे स्वर हैं सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। या ऐसे याद रखना कि हमारी जितनी भी वर्णमाला है वो क्या है? वर्णमाला हमारी पुल्लिंग होती है, जबकि ये जो आपके बने हुए हैं तीनों ई और री, ये हमारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना। उसके बाद स्वरों के बारे में आपको याद रखना है कि अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? अनुनासिक स्वर क्या होते हैं? तो बताना, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख और नाक दोनों का प्रयोग किया जाए उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अलग से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्नुनासिक स्वर क्या होते हैं? तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में केवल मुख का प्रयोग किया जाए उसे निर्नुनासिक कहते हैं। ठीक है, तो अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर दोनों से क्वेश्चन आते हैं। ये परिभाषा याद रखना कि पूछा जाए अनुनासिक तो मुख और नाक, और निर्नुनासिक तो केवल मुख का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्यंजनों की। जो व्यंजन दिए गए हैं अब हमारे, व्यंजन को हम संस्कृत में किस नाम से जानते हैं? व्यंजन को संस्कृत में हम हल के नाम से जानते हैं, जबकि व्यंजनों को परतंत्र भी कहा जाता है। व्यंजनों की संख्या पूछी जाए, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। जबकि व्यंजनों के प्रकार पूछे जाए, व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं? तो प्रकार होते हैं 3। उसके बाद नेक्स्ट परिभाषा क्या होती है व्यंजनों की? तो याद रखना, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर छुपे होते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया हिंदी में मूल व्यंजन कितने होते हैं? तो हिंदी में मूल व्यंजन होते हैं 33। और व्यंजनों के भेद पूछे जाए कितने होते हैं? तो बताना 3। व्यंजनों में कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? पहला दिया गया स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 होती है, अंतस्थ व्यंजन जिसकी संख्या 4 होती है, उसके बाद उष्म संघर्षी व्यंजन जिसकी संख्या 4 होती है। ठीक है, ये सब मिलकर कितने हो जाते हैं हमारे? 33 हो जाते हैं। तो हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। उससे अलग आपको जो याद रखना है, संयुक्त व्यंजन और उसके बाद द्विगुण व्यंजन। संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, जो संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे 4 और द्विगुण व्यंजन होते हैं हमारे 2। तो संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन हम व्यंजनों के प्रकार में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो व्यंजनों के प्रकार कितने होते हैं? तो यहां पर लिखे हुए 3 प्रकार होते हैं, यही 3 ही आपको याद रखने हैं। तो संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन व्यंजनों के प्रकार में काउंट नहीं होते, तो कहना नहीं होते, लेकिन हाँ अलग से पढ़ते हैं। और क्यों काउंट नहीं होते इस पर भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट जो दिए गए हैं भेद हमारे। पहले दिए गए हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन पूछे जाते हैं कितने वर्ग में होते हैं? पूछा जाए कितने वर्ग में होते हैं तो बताना कि 5 वर्ग में होते हैं। और स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछी जाए कितनी होती है? तो संख्या होती है 25 और वर्ग होते हैं 5। ठीक है, अब देख लेते हैं परिभाषा जो हमारी होती है स्पर्श व्यंजन की। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा
कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श कर कर मुख के बाहर आती है, उन्हीं क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन के उच्चारण में कितने माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, तो बताना 5। पहला कंठ, दूसरा तालु, उसके बाद मूर्धा, दंत और उसके बाद ओष्ठ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, स्पर्श व्यंजन की संख्या दी गई है 25, कैसे मैं तक, और लास्ट में दिया गया है स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। ठीक है, याद रखना। जो हमारे स्पर्श व्यंजन है इनके बारे में अब देख लेते हैं। जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उन पर सब पे विस्तार पूर्वक देखेंगे, ध्यान पूर्वक। आपको ध्यान रखना है कितने वर्ग में होते हैं, 5। ठीक है, क्या जो होता है, ये होता है हमारा कंठ, पूरा कंठ। उसके बाद जो च वर्ग होता है ये हमारा तालु होता है। उसके बाद ट वर्ग जो होता है हमारा, ये मूर्धा होता है। ट वर्ग होता है दंत, और लास्ट प वर्ग होता है हमारा ओष्ठ। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के आधार पर याद रखना क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। सही है। कचट तब भी बोल सकते हो एक साथ, कचट तब और कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, इनका भी क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, ये पूरे आपके सारे क वर्ग में आते हैं। जैसे क कंठ हो जाएगा, ख भी कंठ, ज्ञ भी कंठ, घ भी कंठ और अण। ठीक है, ये अडंगा होता है जो शुद्ध रूप से बना हुआ होता है। इस तरह से ये बना हुआ होता है। ठीक है, अडंगा बोलते हैं। उसके बाद च वर्ग में सारे च, छ, ज, झ और अइया। ट में ट, ठ, ड, ळ और अणे। ट में त, थ, द, ध और ने। और प में प, फ, ब और में। सही है। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के आधार पर आपको ये याद रखना। इससे अलग जो आपको याद रखना है कि ये जो हमारे शुरू के दोनों होते हैं, ये जो दोनों हमारे पूरा क और पूरा ख, ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे अघोष होते हैं। अघोष क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में स्वर यंत्र में कम कंपन हो। कहां, स्वर यंत्र में कम कंपन हो, उसे अघोष कहते हैं। जब शुरू के 2 अघोष हो गए तो बचे हुए तीनों सघोष हो गए। तो ये तीनों क्या होते हैं, सघोष होते हैं। क्या होते हैं, तीनों सघोष होते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण करते समय स्वर यंत्र में कंपन हो उसे सघोष कहते हैं, और जिसमें स्वर यंत्र में कंपन ना हो उसे अघोष कहते हैं। ठीक है, तो अघोष सघोष के आधार पर स्पर्श व्यंजन याद रखना। शुरू के दोनों अघोष और बाद के तीनों सघोष। अब बात कर लेते हैं अल्पप्राण और महाप्राण के आधार पर। तो आपको याद रखना पहला, तीसरा और 5वां वर्ग कौन कौन से, पहला पूरा क, छ, ट, त और प। उसके बाद ग, ज, ड, द और ब। और लास्ट में अडंगा, अइया, अण, न और में। ये क्या होते हैं, हमारे अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, याद रखना। जब ये अल्प प्राण हो गए, अल्प प्राण की परिभाषा क्या है, जिसका उच्चारण करते समय कम ऊर्जा खर्च हो। अल्प होता कम, कम ऊर्जा खर्च हो, तो उसे कहते हैं अल्प प्राण। बचा क्या, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा महाप्राण, जिसका उच्चारण करते समय अधिक ऊर्जा खर्च हो। महा का मतलब ज्यादा। तो अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के आधार पर आपको स्पर्श व्यंजन को जानना है। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है हमारा 5वां, इस 5वें को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन, अन्य नाम क्या है इनका, तो इन्हें याद रखना, इसे पंचमाक्षर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर। तो स्पर्श व्यंजन का पंचमाक्षर भी याद रखना, और जो स्पर्श व्यंजन का पंचमाक्षर होता है ये हमारा नासिकीय होता है। ठीक है, बाकी अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के आधार पर स्पर्श व्यंजन है। ठीक, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के आधार पर कौन से होते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आगे जो व्यंजन दिए गए हैं। नेक्स्ट व्यंजन दिया गया हमारे अंतस्थ व्यंजन, बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। और परिभाषा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा हमारे एग्जाम में पूछी गई है, स्टार लगा लेना आप। पहले देखा है, जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन
बस यही बताना था। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के माध्यम से हो उसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन का याद रखना किसका प्रयोग किया जाता है, स्वर और व्यंजन दोनों आ गए हैं यहाँ पे, जबकि हम व्यंजन पढ़ रहे हैं इसमें स्वर भी ऐड है। अब देखो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो बताना 4। कौन कौन सी, ये, रे, ले, वे। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 4, ये, रे, ले और वे। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना कि ये जो हमारे दोनों होते हैं, जो हम स्वरों की बात कर रहे थे, ये और वे, ये होते हैं हमारे अर्धस्वर। तो आपको ये याद रखना कितने व्यंजन अर्धस्वर होते हैं, तो कहना सर 2 होते हैं, ये और वे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लय होता है, ये हमारा पार्श्विक होता है। क्या होता है, पार्श्विक। अब पार्श्विक क्या होता है, तो पार्श्विक के बारे में याद रखना, जिसका उच्चारण करते समय वायु का प्रवाह रुक जाए, जिसका उच्चारण करते समय वायु का प्रवाह रुक जाए उसे पार्श्विक कहते हैं, और लय हमारा पार्श्विक होता है। उसके बाद जो हमारा रे दिया गया है, इसे हम बोलते हैं लुंठित। क्या बोलते हैं, लुंठित। अन्य क्या बोलते हैं इसे, कंपनजात। क्या बोलते हैं, लुंठित, कंपनजात, और कंपनजात अलग बोलते हैं प्रकंपित। क्या बोलते हैं, प्रकंपित। तो रे के नाम है लुंठित, कंपनजात और प्रकंपित। अब बात कर लेते हैं लुंठित क्या होते हैं, तो लुंठित जो हमारा रे होता है जिसके उच्चारण करते समय कंपन हो, इसके नाम में भी प्रकंपित लिखा हुआ है, उसे लुंठित कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अर्धस्वर भी हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसी तरह से सजाना है, आसान हो जाएंगे इसी तरह से। अर्धस्वर हो जाएगा, लय हमारा पार्श्विक हो जाएगा, और रे हमारा ये हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अघोष सघोष के आधार पर। ये जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है चारों ही सघोष होते हैं, चारों ही क्या होते हैं, सघोष होते हैं, और चारों ही क्या होते हैं हमारे अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण के आधार पर याद रख लेना। अब बात कर लेते हैं उच्चारण के आधार पर। जो हमारा यह दिया गया है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ये होता हमारा तालु। रे का उच्चारण स्थान हमारा दंत, ले का उच्चारण स्थान दंत, और बै का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ। और इस तरह से हमारे अंतस्थ व्यंजन कंप्लीट हुए। यह रे ले वे अर्धस्वर लुंठित पार्श्विक कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण सब आधार पर हो गए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यहां से बाहर चला जाए। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, उसके बाद जो दिए गए हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। बात कर लेते हैं जो परिभाषा दी गई है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से टकराकर ऊष्म अर्थात गर्मी पैदा करते हुए बाहर जाती हो उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जिसमें ऊष्मा ज्यादा खर्च होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, तो बताना, इनकी संख्या 4 है, से और है। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। चारों को आपको याद रखना है, से और उसके बाद में है। ये जो हमारे से है, याद रखना इनका क्रम पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कौन सा से मध्य में आता है और कौन सा से अंत में आता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। इनके बारे में जो चीजें आपको याद रखनी कि ये जो हमारे चारों हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ये अल्पप्राण नहीं होंगे, ये क्या होंगे, महाप्राण होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसी में जो हमारे दिए गए हैं, जो हमारे से वाले हैं, तीनों से हमारे अघोष होते हैं। क्या होते हैं, तीनों से अघोष। जब तीनों से अघोष तो बचा है क्या है हमारा, सघोष वर्ण है। ठीक है, जबकि अल्पप्राण महाप्राण के आधार पर महाप्राण है चारों, जबकि अघोष सघोष के आधार पर जो हमारे से वाले हैं वो अघोष हैं, और जो है वो हमारा सघोष है। ठीक है, इस आधार से याद रखना। अब उसके बाद बात कर लेते हैं इनके उच्चारण स्थान क्या क्या होंगे। जो हमारा से दिया गया है, सबसे बड़ा जो से होता है
इसका उच्चारण स्थान होता है तालु। उसके बाद स का होता है मूर्धा। उसके बाद दूसरे स का होता है दंत। और लास्ट है का होता है हमारा कंठ। ठीक है, ये याद रखना। अन्य चीजें जो आपको है के बारे में याद रखनी है कि है एक तो हमारा क्या होता है, सघोष है। उसके बाद इसे हम स्वर यंत्र भी बोलते हैं। अन्य नाम इसके, इसे हम हंस पद भी बोलते हैं और इसे काकल्य ध्वनि भी बोलते हैं। तो ये जो चारों नाम है हमारे है के एग्जाम में पूछे जाते हैं उच्चारण के आधार पर, सघोष, स्वर यंत्र, हंस पद और काकल्य ध्वनि। ठीक है, काकल्य ध्वनि क्या होती है, क्या है ना, जिसका उच्चारण करते समय मुख खुला रह जाए उसे काकल्य ध्वनि कहते हैं। तो काकल्य ध्वनि की परिभाषा भी याद रखना। तो हमने ये देखे अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण के आधार पर और कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के आधार पर भी। सही है। तो उष्म व्यंजन हमारे, उष्म संघर्षी और अंतस्थ व्यंजन हमारे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट। इसमें एक चीज और याद रखना आपको कि ये जो हमारा षटकोण वाला स होता है ये हमारा संस्कृत भाषा का स होता है और ये जो स होता है ये हमारा हिंदी भाषा का स है। क्रम तो इनका आता है, आपको ये भी याद रखना कौन सा हिंदी का स है कौन सा संस्कृत का स है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन। बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन। ये भी देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन को हम अपने व्यंजन के प्रकार में काउंट क्यों नहीं करते। याद रखना संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आज बात करने वाले हैं इन्हें हम पढ़ते तो संयुक्त व्यंजन है जबकि व्यंजनों के प्रकार में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते इस पर बात करेंगे। पहले कर लेते हैं परिभाषा के बारे में इसकी। इसमें दिया गया है 2 अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। बिल्कुल सही है। संयुक्त व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो बताना, अन्य इन्हें विजातीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं, विजातीय व्यंजन भी इन्हें कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी है, 4, जो चारों दी गई है, श्रेय, तय, ज्ञ और श्रेय। ठीक है, ये जो है ये हमारा स बना हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं ना काउंट क्यों नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे संयुक्त व्यंजन को हम व्यंजन के प्रकार में शामिल क्यों नहीं करते। क्योंकि ये जो हमारा क्या दिया गया है ये क्या है हमारा, हम पढ़ते हैं सर ये स्पर्श व्यंजन है जी। और ये जो हमारा स है ये क्या है हमारा, स हमारा उष्म संघर्षी व्यंजन है। बिल्कुल सही बात है। तो हम ये कै पहले पढ़ चुके हैं जो हमने स्पर्श व्यंजन में पढ़ा था। स हम पहले पढ़ चुके हैं जो हमने उष्म संघर्षी व्यंजन में किया था। तो इनसे मिलकर ही तो बना है 6। तो जब हम पिछले पढ़ चुके हैं ये नहीं पढ़ा जाता है, इसी कारण इसे प्रकार में शामिल नहीं किया जाता है। क्योंकि संयुक्त व्यंजन से बनने वाले जो हमारे शब्द होते हैं उनका प्रयोग हम पहले कर चुके होते हैं। जैसे आप देख लेते हैं हमारा दूसरे में तय दिया गया है, तय का हम प्रयोग कर चुके हैं कि तय क्या है हमारा, कि ये हमारा स्पर्श व्यंजन है और रे हमारा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, तो रे और तय का प्रयोग तो हम पहले कर चुके हैं और इनसे बनने वाला शब्द ही तो त्रय है, लेकिन इनसे जो बनने वाला है तो इनका प्रयोग तो हम पहले कर चुके हैं। तो इस कारण हम संयुक्त व्यंजन को अपने व्यंजनों के प्रकार में शामिल नहीं करते। जैसे आप देख लेते हैं हमारा जय दिया गया है, हमारा जय ज्ञानी, तो जय हमारा स्पर्श व्यंजन है और अय्या हमारा स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो आपको मेन चीज जो यहां से मिली है आपको ये याद रखना, ये जो हमारा ज्ञ है कि ऐसा संयुक्त व्यंजन जिसका निर्माण केवल स्पर्श व्यंजन से होता है। ठीक है, ये जो ज्ञानी होता है हमारा इसका निर्माण सिर्फ स्पर्श व्यंजन से होता है क्योंकि जय भी और अय्या भी दोनों स्पर्श व्यंजन है। अगला देखते हैं श्रेय। ठीक है, इसमें जो दिया गया बड़ा वाला स और उसके बाद रे, तो बड़ा वाला स हमारा उष्म संघर्षी है जबकि रे हमारा अंतस्थ है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऐसा संयुक्त व्यंजन जिसके प्रयोग में स्पर्श व्यंजन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी तरह से क्वेश्चन बने हैं, आप क्वेश्चन जो मैंने बोला है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं संयुक्त व्यंजन से, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो हमारा दिया गया है
नेक्स्ट दिया गया अब आयोगवाह। आयोगवाह के भेद पूछा जाए, आयोगवाह के भेद कितने होते हैं तो बताना सर, आयोगवाह के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। अब बात कर लेते हैं आयोगवाह का अर्थ। दिया गया है ए के योग से जो अर्थ वहन करे उसे आयोगवाह कहते हैं। उसके बाद पूछा जाए आयोगवाह का जन्म किस भाषा में हुआ है तो बताना इनका जन्म संस्कृत भाषा में हुआ है। कहां से जन्मे आयोगवाह? संस्कृत में जन्मे। उसके बाद नेक्स्ट परिभाषा की बात कर लेते हैं, जो आयोगवाह की परिभाषा है। तो आपको याद रखना, ऐसी ध्वनि जो ना तो स्वर हो और ना ही व्यंजन। ऐसी ध्वनि जो ना तो स्वर हो ना व्यंजन क्या कहलाती है? कहना सर आयोगवाह कहलाती है। ये आयोगवाह की परिभाषा है। जन्म कहां से हुआ? संस्कृत में। प्रकार कितने होते हैं? भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से 3 हैं? तीनों दिए गए हैं। पहला क्या होता है हमारा? 3 भेद, अनुस्वार। उसके बाद दूसरा होता है विसर्ग, अनुस्वार विसर्ग। और तीसरा होता है आपका अनुनासिक, अनुस्वार विसर्ग और अनुनासिक। ठीक है, ये क्या है हमारे? तो बताना ये आयोगवाह है। अब देख लेते हैं जो हमारा पहला दिया गया है, जैसे लिखा गया अंगार, इसमें जो ये आपका आया है क्या है? ये अनुस्वार है हमारा। जैसे एक शब्द हम लिख देते हैं अंक, तो ये अनुस्वार हो जाता है हमारा। ठीक है, क्या है? ये आयोगवाह। उसके बाद बात कर लेते विसर्ग जो हमारा दिया गया है। जैसे हमने लिखा प्रातः, इसमें विसर्ग आया और लिख देते हैं हम जैसे दुख। ठीक है, तो ये हमारा विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कहां आते हैं? आयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो दिया गया हमारा अनुनासिक, जैसे यहां लिखा है अंधेरे में आया है, या अन्य शब्द एक और लिखते हैं हम आंख। ठीक है, तो याद रखना अनुस्वार विसर्ग और अनुनासिक किसके अंतर्गत आते हैं? आयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। ऐसी ध्वनि जो ना तो स्वर हो ना व्यंजन क्या कहलाती है? आयोगवाह कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इनका जन्म कहां से हुआ है? संस्कृत से इनका जन्म हुआ आयोगवाह का। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते द्विगुण व्यंजन की। द्विगुण व्यंजन देखो नाम से ही आया है, कितने गुण? 2 गुण। कौन कौन से 2 गुण है? बात कर लेते हैं। ये दोनों हमारे होते हैं द्विगुण व्यंजन। संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और इन्हें भी हम अपने व्यंजनों के प्रकार में काउंट नहीं करते हैं। द्विगुण व्यंजन। अब देखो इनका नाम है द्विगुण व्यंजन। 2 गुण। 2 गुण कौन कौन सी भाषा के हैं तो बताना। एक गुण तो है हिंदी का और दूसरा गुण आता है फारसी का। अब मिलकर बने 2 गुण। हिंदी और फारसी दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि ये जो हमारा डे बना हुआ है, ठीक है, और ये जो हमारा लय बना हुआ है, इनका प्रयोग तो हम अंतस्थ व्यंजन में कर चुके थे। अंतस्थ नहीं, जो हमने पढ़े थे स्पर्श व्यंजन। जब हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे तो हमारे टै वर्ग में आए थे। जब आपने पढ़ा होगा टै वर्ग में टै, ठे, डे, अड़े और अणे, तो इन 2 का प्रयोग तो हम पहले कर चुके थे, लेकिन अब हमने इसमें नीचे बिंदा लगाया और उसका गुण बढ़ा दिया, तो ये बना दूसरा गुण। और ये जो हमने बिंदा लगाया है इसे बोलते क्या है? इसे बोलते हैं हम अपना ताड़नजात। क्या बोलते हैं? ताड़नजात। तो इन्हें ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनके नीचे लगने वाला बिंदा क्या होता है? ताड़नजात। अब ये जो ताड़नजात है, पहले आपने और शब्दों में देखा होगा, जैसे अपने जय और फै के नीचे, तो जय और फै के नीचे इसे हम बोलते हैं नुक्ता। तो ये जो नुक्ता होता है ये फारसी भाषा का होता है, तो इस कारण ये नुक्ता हमने यहां से लिया और हमने ये अपनी हिंदी के नीचे शब्दों के नीचे लगा दिया और इसे नाम दे दिया क्या? ताड़नजात। जबकि ये लिया कहां से था हमने? तो ये फारसी, अरबी फारसी शब्द के नुक्ता से लिया गया है। तो इस कारण इसमें 2 गुण बन जाते हैं। कितने गुण बने? 2 गुण बने। क्लियर है? याद रखना। उससे अलग की बात जो आपको याद रखनी है कि ये जो हमारे द्विगुण व्यंजन है इन्हें क्या कहते हैं हम? तो कहना सर इन्हें ताड़नजात भी कहते हैं। अन्य नाम भी है भैया इनके, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है संकर वर्ण क्या होते हैं? तो जो हमारे द्विगुण व्यंजन है यही हमारे संकर वर्ण है। पूछा जाए संकर वर्ण तो कहना सर ये भी 2 होते हैं, यही होते हैं। संकर शब्द अलग होते हैं
संकर शब्द अलग होते हैं, संकर वर्ण पढ़ रहे हैं हम, याद रखना। ठीक है, अन्य नाम इनका, तो अन्य नाम भी है द्विगुण व्यंजन का। और क्या कहते हैं हम इन्हें? उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो ये सब द्विगुण व्यंजन के नाम है। ठीक है, याद रखना। इससे अलग की बातें जो आपको नेक्स्ट याद रखनी है कि ये जो दोनों हैं हमारे, ये दोनों हमारे सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष। और जो पहला वाला डे है हमारा, ये होता है अल्प प्राण। ठीक है, और ये दूसरा वाला क्या होता है? महाप्राण होता है। अल्पप्राण महाप्राण के आधार पर याद रखना। ठीक है, तो द्विगुण व्यंजन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इसी तरह से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक गिव अवे बताना है कि हिंदी शब्दकोश में पहला वर्ण क्या होता है। हिंदी शब्दकोश का पहला वर्ण बताना है, ये आपके लिए गिव अवे है। उसके बाद वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।